नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश में लोकल बॉडीज के चुनाव की। दरअसल मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण व्यवस्था ने सियासी गणित बिगाड़ दिया है, साथ ही इसको लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया, फिर भी भ्रम के हालात बने हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ जेपी नड्डा के परिवारवाद वाले बयान को लेकर भी कई नेताओं में खलबली मची हुई है कि उन्हें उनके परिवार के सदस्य को टिकट मिलेगा या नहीं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या आरक्षण से कई लोगों का जो समीकरण था वो बिगड़ गया है चुनाव में, और टिकट दावेदारी को लेकर ये भ्रम की स्थिति फिलहाल क्यों है, आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी पार्षद और पूर्व पार्षद चुनाव की तैयारियों में जोरों से जुटे हुए हैं। लेकिन इस बीच कहीं आरक्षण को लेकर उड़ी अफवाह ने दावेदारों की चिंता बढ़ा दी, तो कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष के उस बयान ने, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि परिवारवाद बीजेपी की पॉलिसी नहीं है। दरअसल चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद एक ऐसी अफवाह उड़ी जिसका जवाब देने के लिए खुद गृह मंत्री को सामने आना पड़ा। अफवाह ये कि जिस भी प्रत्याशी का नाम वोटर लिस्ट में है, उसे अपने वार्ड से टिकट नहीं दिया जाएगा। ऐसे में इसका जवाब देने के लिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को खुद सामने आना पड़ा और बताना पड़ा कि ऐसा नहीं है। उसमें आप सबके सहयोग से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि नगर के अंदर जिस व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में है, वो किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता। दावेदार टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं, भोपाल से दिल्ली तक का चक्कर लगा रहे हैं। कोई अपने बेटे तो कोई अपनी बहू और पत्नी के लिए टिकट मांग रहा है। लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी ये साफ कर दिया है कि बीजेपी में परिवारवाद की पॉलिसी नहीं चलेगी। जो विषय हम लोगों ने उठाया है वह एक तरीके से भारत के राजनीतिक संस्कृति के जो चलता आ रहा है उसके खिलाफ इस आयाम को पार्टी ने पकड़ा है, और इस आयाम के तहत हमारी कोशिश है कि परिवार में पिता के बाद बेटा ले ले, इसको रोका जाए। बहरहाल निकाय चुनाव को लेकर कई लोगों में जिस बात का भ्रम था कि वो अपने वार्ड से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उस भ्रम को दूर कर दिया है। तो वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी ये साफ कर दिया है कि बीजेपी में परिवारवाद नहीं चलेगा। टिकट उन्हें ही मिलेगा जो कार्यकर्ता कर्मठ होगा। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए तीन खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं, चैतन्य भट्ट जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और अभिनव बरोलिया जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। दिव्या गुप्ता जी, ये भ्रम क्यों बना कि गृह मंत्री को आकर सफाई देनी पड़ गई पूरे मामले पर? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि भ्रम है। मुझे लगता है कि जब कोई प्रश्न पूछेगा तो फिर उस प्रश्न का जवाब भी दिया जाएगा। लेकिन कुछ पार्टी लाइन बहुत क्लियरली डिफाइन हो चुकी हैं और वो बता दिया गया है, पार्टी के निर्देश आ गए हैं, और वो जो रोड मैप डिसाइड होता है उस रोड मैप के हिसाब से ही चलते हैं। तो मुझे इसको एक्सप्लेनेशन नहीं लगता है। कई बार ये भी होता है कि कोई प्रश्न होता है, उस प्रश्न का जवाब देने वाली बात हो जाती है, और जवाब इस बात का भी दिया जा रहा है क्योंकि अब बहुत सारे लोग हैं, चुनाव है, महत्वाकांक्षाएं हैं, और जो इतने सालों वर्षों तक काम करते रहे हैं उनकी महत्वाकांक्षा बिल्कुल जायज है। जिन्होंने मेहनत करी है, इसी दिन का इंतजार होता है कि चुनाव आए और टिकट हो, तो क्यों ना सब अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए पार्टी कार्यालय जाएंगे। आप ये कह रही हैं कि गाइडलाइंस हैं, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा उनको विस्तार से बता दें, ताकि जो शो को देख रहे हैं, जो इस आस में है कि उन्हें टिकट मिलेगा, तो कम से कम वो ये तो क्लियर हो जाए कि वो आपके मापदंडों पर खरे उतर भी रहे हैं या नहीं। देखिए, मापदंड पर कोई पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है, जिस भी तरह का कार्यकर्ता है, यदि वो पार्टी का कार्यकर्ता है तो वो तो चुनाव के लिए खड़ा होने के लिए दावेदार तो है ही। अब वो उसको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये एक अलग विषय हो जाता है। तो फिर मैंने कहा कि महत्वाकांक्षा रखना बुरी बात नहीं है, और इसी दिन के इंतजार के लिए तो सब काम करते हैं, तो ये भी जायज है। लेकिन उस समय पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो कुछ डिसाइड करता है कि जैसे वंशवाद नहीं होगा, परिवारवाद नहीं होगा, अब नए चेहरों को लेकर आएंगे, अब
एक सेकेंड थर्ड पार्टी लाइन को आपको तैयार करना होगा। अभी कांग्रेस तो है नहीं जहां पे सिर्फ बुजुर्ग नेताओं के साथ ही काम करना होगा। अब सेकेंड और थर्ड पार्टी लाइन भी आपकी तैयार करनी होगी। तो किस तरह से होगी? वो नए कार्यकर्ताओं का जब तक आप नीचे से ऊपर उनको नहीं लेकर आएंगे तब तक वो संभव नहीं है। तो इसलिए जरूरी है कि कुछ नए कार्यकर्ताओं को ढूंढा जाए, नए चेहरों को ढूंढा जाए, उनको मौका दिया जाए और तभी तो हमारी एक नई लीडरशिप तैयार होगी। तो ये कहीं एक्सप्लेनेशन नहीं है, कहीं जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई उसका कहीं आपको सफाई नहीं है, लेकिन इस बात को लेके क्लैरिटी होना बहुत आवश्यक है विद इन द पार्टी एंड आउटसाइड द पार्टी। अभिनव जी, आप लोगों ने कोई मापदंड तय कर दिए हैं कि यही टिकट का आधार होगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ संकेत जरूर मिल रहे हैं कि इन लोगों को तो कम से कम हम टिकट नहीं देंगे, जो परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, खासकर युवाओं को मौका देने की बात सामने आ रही है। आप लोगों ने भी पार्टी के अंदर कुछ मापदंड तय किए हैं टिकट देने को लेकर? देखिए, मुझे ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से कन्फ्यूजन की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भोपाल आकर परिवारवाद और वंशवाद की बातें जिस तरीके से करी हैं, उसको धता बताते हुए कल सुमित पचौरी जी भोपाल में जिलाध्यक्ष जी के सामने जिस तरीके से अपने घर के रिश्तेदारों के लिए, अपने पत्नियों के लिए जिस तरीके से भीड़ लगी कल उनके कार्यालय में, उससे ये दिखता है कि सुचिता की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी ये सब मिथ्या है उनके लिए। और अगर वो ऐसी बातें करती है तो उनके खुद पार्टी में विश्वास सारंग जी हों, चाहे दीपक जोशी जी हो, चाहे आकाश विजयवर्गीय जी हो, सुरेंद्र पटवा जी हो, ये एक परिवारवाद के बहुत बड़े उदाहरण हैं। उनको तत्काल इन सबको मंत्री पद लेकर और इनको हटा देना चाहिए। अगर ऐसे ही वंशवाद की बात अगर भारतीय जनता पार्टी करती है तो कांग्रेस पार्टी तो अपना मापदंड तय करती है कि युवाओं को टिकट देना है और किस तरीके से ओबीसी की लड़ाई लड़के और सबकी बातें कर कांग्रेस पार्टी सबके, चाहे महिलाएं हों चाहे युवा हों, सभी को पार्टी टिकट देगी। लेकिन जो वंशवाद की बात मैंने शुरू में बताई है, मुझे लगता है कि ये सब मिथ्या है भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं और मैं उनसे भी इस पर एक जवाब ले लेता हूं। जिन परिस्थितियों में ये चुनाव हो रहा है चैतन्य जी, खासकर आरक्षण को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। कई लोगों को ये लग रहा है कि शायद अनारक्षित सीट पर भी ओबीसी को खड़ा किया जा सकता है, उनका टिकट कट सकता है। तो इससे क्या एक और भ्रम की स्थिति बनी है प्रत्याशियों के अंदर, या जो संभावित हैं या जो उम्मीद में हैं कि भाई उन्हें टिकट मिल सकता है? क्या आपको लगता है कि ज्यादा फोकस इस बार दोनों ही पार्टियों का ओबीसी पर रहेगा और ये कहीं ना कहीं कई लोगों का खेल बिगाड़ सकता है? ग्वालियर से भी इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि वहां से केंद्रीय मंत्री भी आते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहीं से हैं, और जो भाजपा के नाराज नेता हैं उनके यहाँ भी लॉबिंग हो रही है कि किसी तरीके से टिकट मिल जाए। तो क्या समीकरण दिख रहे हैं इस बार आपको? लोकेंद्र जी, देखिए, जहां तक भ्रम की स्थिति है तो मुझे लगता है कि ओबीसी को लेके भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों बहुत ज्यादा उत्सुक है कि पूरी तरह से ओबीसी के पक्ष में आ जाए। लेकिन अभी जबलपुर में भी जो एक आरक्षण हुआ था उसको लेके विवाद की स्थिति बनी और फिर से एक बार नया आरक्षण हुआ। उसमें ये हुआ कि बहुत से जो उम्मीदवार थे उनके जो आशा थी उन पे पानी फिर गया, क्योंकि जहां पर सामान्य थी वो ओबीसी हो गई, जहां ओबीसी थी वहां SC ST हो गई, जहां SC ST थी वहां पर सामान्य हो गया। तो बहुत से लोग जो बहुत लंबी से तैयारी कर रहे थे उनके सारे समीकरण बिगड़ गए। जहां तक परिवारवाद की बात है तो मुझे लगता है कि परिवारवाद तो हर क्षेत्र में है। आप देखिए कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, वकील का बेटा वकील बनता है, व्यापारी का बेटा व्यापारी बनता है, लेकिन राजनीति में जो परिवारवाद है वो इन सबसे अलग हटके। क्योंकि अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको 5 साल MBBS पढ़ना पड़ता है, उसको मेहनत करना पड़ता है। ऐसे ही वकील का बेटा अगर वकील बनना चाहता है तो उसको भी 5 साल LLB करना पड़ता है। लेकिन राजनीति में ये होता है कि सैकड़ों कार्यकर्ताओं के सिर पर पैर रख के नेता का बेटा नेता बन जाता है, मंत्री बन जाता है। और बहुत से ऐसे उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी में। अभी आपके कांग्रेस के प्रत्याशी कांग्रेस के प्रवक्ता उन्होंने बताया भी कि ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद नहीं, लेकिन अगर जेपी नड्डा ये कह रहे हैं कि हम परिवारवाद को हटाएंगे तो एक अच्छी बात है कि परिवारवाद से अगर एक व्यक्ति को एक ही बार टिकट मिले तो दूसरी बार किसी और अन्य व्यक्ति को मिले। क्योंकि देखिए, राजनीति एक महत्वाकांक्षा का क्षेत्र है। हर व्यक्ति जो बहुत लंबे समय से काम करता है, दरी पट्टा उठाता है, जय जयकार करता है नेताओं की,
उसको भी आशा रहती है कि हमें भी कभी ऐसा मौका मिलेगा कि हम भी किसी चुनाव में खड़े होंगे और वहां जाके किसी पद तक पहुंचेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ये बात तो तय की है कि हम एक बहुत निचले स्तर के कार्यकर्ता को बहुत ऊंचे पद पर बैठा सकते हैं। उसका उदाहरण हमारे जबलपुर की जो पार्षद रही हैं सुमित्रा वाल्मीकि, जिनके बारे में कभी सोचा नहीं था कि उनको राज्यसभा की टिकट दे दी जाएगी, उनको सीधा उठा के राज्यसभा की टिकट दे दी गई और आज वो राज्यसभा की मेंबर हुई। तो उससे एक संदेश जरूर गया भारतीय जनता पार्टी के निचले कार्यकर्ताओं में कि अगर भारतीय जनता पार्टी सुमित्रा वाल्मीकि को राज्यसभा भेज सकती तो हो सकता है कि हमारे समर्पण और हमारे काम को देखते हुए भी हमको कोई ऐसा पद मिलता है। तो ये एक संदेश है। दूसरा संदेश ये भी है कि ओबीसी और दलित को भी हमने प्रश्रय दिया और उनको एक महिलाओं को भी भागीदारी देने का प्रयास किया राजनीति में। लेकिन ये जो नगरीय निकायों के चुनाव में थोड़ी सी भ्रम की स्थिति जरूर बनी है, लेकिन उसको नरोत्तम मिश्रा जी ने खारिज कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी व्यक्ति कहीं से खड़ा हो सकता है। लेकिन अब उसमें आरक्षण में कौन कौन सी व्यक्ति आते हैं, अब जैसे बहुत से लोग टिकट मांग रहे हैं, उनको अगर टिकट नहीं मिल रही तो वो अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे हैं, अगर महिला वार्ड हो गया, तो ये बहुत सी झंझटें हैं। लेकिन अब उसमें किसको तय किया जाता है ये पार्टी का सूचना है। अभी कांग्रेस ने तो बहुत से शहरों में महापौर की घोषणा कर दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अब काफी ऊहापोह की स्थिति है और जिस तरह से अप्रत्याशित निर्णय पार्टी लेती है उसमें हो सकता है कि ऐसे नए चेहरे महापौर के लिए आ जाए जिनके बारे में कभी किसी ने सोचा ना हो। दिव्या गुप्ता जी, सवाल यही है कि जेपी नड्डा भी जब इस बात को कहकर गए हैं मध्य प्रदेश के अंदर, तो उन्होंने ये कहा कि थोड़ी मुश्किल आ सकती है हमें, क्योंकि एक ऐसा मसला है जिस पर ज्यादा कोई बात करना नहीं चाहता। इशारा वो कर रहे थे, लेकिन हम लॉन्ग टर्म में राजनीति में एक बड़ा सुधार ला सकते हैं। यानी कि वो इस चीज को कहीं ना कहीं मान तो रहे हैं कि एकदम से पूरी तरीके से परिवार के लोगों को साइडलाइन कर देना आसान नहीं होगा। लोकेन जी, देखिए, अभी तक कांग्रेस बहुत घिसा आंसर देती आ रही है इस प्रश्न का, और मैं उस बात को लेके माननीय चेतन जी की बात को भी नतमस्तक करती हूँ। लेकिन एक बात ये तय है कि अगर आपको कुछ परिपाटी बदलनी है और नई एक लकीर खींचनी है तो थोड़ा सा संघर्ष तो किसी भी चीज में आएगा। अभी तक जो महत्वाकांक्षा रख के बैठे हुए थे कि हाँ हमारा तो हक बनता है क्योंकि हमने भी जमीनी काम करा है, उसको वो एक जैसे कहना चाहिए कि दूसरी पार्टियों में जो परिपाटी बन चुकी, जैसे मान लीजिए जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो मुलायम सिंह जी की पार्टी हो, चाहे वो बिहार की पार्टियां हो, या चाहे कहीं पे भी हो, परिवार जब तक एक मुश्त रहेगा और वो ही कंट्रोल करता रहेगा, और बहुत बढ़िया हमने एग्जाम्पल कांग्रेस में देखा है, तो एक परिवार ही यदि अगर पार्टी बन जाएगा और उसका पर्याय बन जाएगा तो वो बहुत गलत मैसेज जाता है नीचे तक। अब अगर आप ये बात कहें कि आरक्षण में लॉटरी सिस्टम में एक नया सिस्टम डेवलप हुआ कि जहां महिला सीट थी वहां पुरुष आ गए, जहां ओबीसी था वहां पे कुछ और हो गया, तो क्या उससे एक और चीज नहीं आती कि क्या हम उसमें नए कैंडिडेट्स नहीं ढूंढने लग जाएंगे? क्या उससे एक नए लोगों का दरवाजा नहीं खुलेगा? तो हम उसी परिपाटी पे क्यों चलते रहें और क्यों ना हम नए कार्यकर्ताओं को ढूंढ के तैयार करके हम उनको चुनाव लड़ने के लिए तैयार करें। लेकिन तो दो चीजें बात कही गई थी चुनाव से पहले, दिव्या गुप्ता जी, क्योंकि आप इस चीज पर आई तो मैं सवाल जोड़ देता हूं इसमें कि हम 27% आरक्षण कम से कम देंगे। कुछ जगहों पर 27% मिल गया है, कुछ जगहों पर बहुत कम मिला है, तो क्यों जो अनारक्षित सीट रह गई हैं क्या वहां भी ओबीसी उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी है पार्टी की? लोकेन जी, मैं हमेशा बोलती आई हूँ और ये माननीय अरुण जेटली जी का वक्तव्य था जिसको मैं रिपीट करती हूँ। वो हमेशा कहते थे कि चुनाव में सिल्वर और ब्रॉन्ज नहीं होता है, गोल्ड होता है। तो आपको जीतना तो है, अगर आपको जीतने की लड़ाई लड़नी है तो कैंडिडेट विनेबल और एबल दोनों होना चाहिए। तो अब उस समय आपको ये तय करना होगा कि आपका वो कौन सा कैंडिडेट है जो जीतेगा भी और ये तो काबिल आप भी लोगों होगा। की तरफ से कहा गया था ना कि 27% लोगों को हम देंगे ओबीसी को। देखिए, आरक्षण में आपने एक और चीज थे कि 3 टियर सिस्टम भी था। 3 टियर सिस्टम को भी फॉलो करना आवश्यक था, जहां जिसकी जिस तरह की पॉपुलेशन है उसके हिसाब से आरक्षण तय हो। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। सीटों की बात कर रहा हूं, वहां पर क्या ओबीसी उम्मीदवारों को उतारेंगे आप? देखिए, फिर वापस वही आऊंगी कि ये तय नहीं है कि ओबीसी को ही लाना आवश्यक है। अगर हमारे पास वहां एक ओबीसी कैंडिडेट जो जीतने लायक भी होगा और काबिल भी होगा, सिर्फ ओबीसी लाना है क्योंकि हमको ओबीसी का ठप्पा लगाना है, ये भी आवश्यक नहीं है। क्योंकि हमको वहां पे जीतना भी आवश्यक है और ओबीसी का कैंडिडेट अच्छा होगा तो कोई दिक्कत भी नहीं है।
तो आप हर तरह का इक्वेशन तय करेंगे, वो सिचुएशन के हिसाब से तय होगा। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स को क्योंकि आरक्षित है वहां पे तो लाना आवश्यक ही है, लेकिन अनारक्षित में चैलेंज ज्यादा बढ़ जाता है, मुझे सिर्फ ऐसा लगता है। अभिनव जी, आप लोगों ने भी ये ताल ठोक कर कहा था कि हम 27% देंगे, तो आप लोग उसके हिसाब से तैयारियां कर रहे हैं अपनी? देखिए, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने सबसे पहले इस चीज़ की घोषणा करी कि हम 27% आरक्षण देंगे, और 14% से बढ़ाकर 27% आरक्षण सरकार जब कांग्रेस की बनी थी उसी टाइम कमलनाथ जी ने किया था। और कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है अपनी हर नीति के लिए, नीति साफ है, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं है। और हम लोग जहां पर भी होगा, अनारक्षित होगा या कुछ भी होगा, जहां पे मजबूत कैंडिडेट होगा, हम वहां पे ओबीसी वर्ग से पूरी ताकत से उतारने की कोशिश करेंगे। ओबीसी चेहरे आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में, मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में। आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से किसी का हक नहीं मारती है। कांग्रेस पार्टी ओबीसी के लिए लड़ी थी, ओबीसी के लिए हमेशा आगे रही। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपनी जो तैयारी थी, जिनको सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से पक्ष रखना था, 900 पेज की शीट को वो प्रस्तुत नहीं कर पाए। उसके बाद सारी चीजें सामने देखने को मिली, जनता को सारी चीजें समझ में आ रही। ओबीसी वर्ग टोटल भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। और अभी जिस तरीके से मुद्दे महंगाई के हों, बेरोजगारी के हों, बिजली के बिल के हों, पानी की समस्या हो, 313 ब्लॉक में से 150 ब्लॉक में पानी की समस्या है, 8000 गांव में बिजली नहीं है, ये सारे जनहित के मुद्दे जिससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। और अभी खुद जेपी नड्डा जी के परिवारवाद वाले बयान पर जिस तरीके से उनके खुद के कार्यकर्ता गुटबाजी कहें, चाहे वो अपने परिवार को टिकट दिलाने की बात करें, तो ये सब चीजें जनता को दिख रही हैं। मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस का हर प्रत्याशी पूरी ताकत से लड़ रहा है। और कांग्रेस पार्टी का आने वाले इस चुनाव में जिस तरीके से रिजल्ट आएगा, आप खुद देखेंगे, जनता भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाएगी। चैतन्य भट्ट जी, दावा तो दोनों तरफ से था, लेकिन अब ये भी उसमें टर्म्स एंड कंडीशन है कि विनेबल होना चाहिए व्यक्ति। आपको लगता है कि उस चीज पर स्टैंड करना मजबूरी होगी दोनों पार्टियों की कि ज्यादा से ज्यादा ओबीसी वर्ग के लोगों को टिकट दिया जाए, या फिर अनारक्षित सीट पर मुश्किल है कि टिकट मिलेगा ओबीसी वर्ग के व्यक्ति को? ये देखिए लोकेंद्र जी, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि आप जो 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकते। ये एक संवैधानिक व्यवस्था थी जिसके तहत 36% दूसरे वर्ग थे और 14% ओबीसी। अब जहां तक चुनाव की बात है, तो ये पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई दबाव नहीं है, ना कोई रोक है कि आप अगर 100% ओबीसी को अपनी टिकटें दे दें तो उसमें किसी प्रकार का रोक नहीं है। लेकिन दूसरे पक्षों को आप कैसे नाराज कर सकते हो, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर अनारक्षित सीटों पर अगर आप ओबीसी को या एससी एसटी को खड़ा कर देंगे तो अनारक्षित सीट का फिर कोई औचित्य नहीं है। लेकिन अब चूंकि पार्टी ये मान के चल रही है कि हमको जीतने वाले कैंडिडेट चाहिए, तो वो हो सकता है कि 70% तक आरक्षण दे दें ओबीसी को या एससी एसटी को या दीगर वर्ग को। लेकिन सवाल वही है कि जब आपने आरक्षण की बात की है और सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है कि आप 50% से ज्यादा आरक्षण, कहने को जरूर दोनों पार्टियां कह रही थी कि हम 27% दे देंगे, वो कह रहे हैं हम 35% दे देंगे, लेकिन वो कानूनन तौर पे आप नहीं कर सकते। पार्टी के स्तर पे आप जरूर कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि ये ओबीसी का कैंडिडेट बहुत मजबूत है और अनारक्षित सीट से भी अगर वो लड़ना चाहता है तो ये पार्टी की मर्जी है, वो दे सकता है। लेकिन उसके साथ साथ दूसरे पक्षों को भी आपको देखना पड़ेगा कि वैसे भी बहुत आरक्षण है, 50% आरक्षण, 50% में आपके दूसरे जनरल वर्ग के लोग आते हैं, तो उनकी भी अपनी महत्वाकांक्षा है, उनको भी आप नाराज नहीं कर सकते हो। तो ये बड़ी ऐसी इस चुनाव में स्थिति आपको लगता है कि केवल ओबीसी को हम ज्यादा से ज्यादा सीट दे दें, ये एक आधार हो सकता है चुनाव जीतने का? क्योंकि ज्यादा फोकस उसी पर किया गया, ऐसा लग रहा था कि पूरी लड़ाई, चुनाव पूरा तय ही ओबीसी करने वाले हैं। देखिए, उनका ये मानना है कि 50%, 51% ओबीसी की आबादी है, तो उसको उसका हक मिलना चाहिए, ऐसा दोनों पार्टियों का मानना था। लेकिन सवाल वही है कि आप सारे अगर कैंडिडेट ओबीसी उतार दोगे तो फिर दूसरे कैंडिडेट कहाँ जाएंगे? भाई वो भी तो पार्टी की सेवा कर रहे हैं, वो भी तो लंबे अरसे से लगे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया है, लेकिन अब सिर्फ अगर आप आरक्षण को देखते हो और अगले चुनाव के जो विधानसभा के होने वाले या लोकसभा के होने वाले, उसके हिसाब से अगर आप तय करोगे कि हमको ओबीसी को बहुत ज्यादा अपने पक्ष में करना है, तो फिर हो सकता है कि ये पार्टी अपने स्तर पर तय कर सकती है, इसमें किसी प्रकार का ना कोई बंधन है ना कोई रोक है। लेकिन वही आ जाती है बार बार बात सुनके कि आप दूसरे का हक कैसे मार सकते हो। अगर आप 27% की बात कर रहे थे तो निश्चित तौर पे एससी और एसटी की सीटें कम होने वाली थी,
क्योंकि जब 50% से ज्यादा आप नहीं दे सकते हो तो 27% अगर उनको दे दोगे तो इनका परसेंटेज कम हो जाएगा। लेकिन चुनाव में आपके पास एक तरीका है कि आप ओबीसी को अपने पक्ष में लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें ओबीसी को दे सकते हैं। लेकिन फिर वही बात आती है जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि दूसरे पक्षों की इस पर मैं जवाब ले लेता हूँ। दिव्या गुप्ता जी, ज्यादा ओबीसी कैंडिडेट को अगर टिकट दिए जाते हैं तो ये भी तो रिस्क है, फिर दूसरे सामान्य वर्ग के लोग भी तो नाराज हो सकते हैं, उनको भी वोट देना है, उनके भी कई बड़े नेता हैं जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, सेवा कर रहे हैं। लोकेन जी, मैंने वो इसी चीज का जवाब दे दिया, जैसे कि जहां तो आरक्षण है वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं, वहां तो ऑलरेडी एक आदेश आ ही चुका है कि ये आरक्षण यहाँ ये होगा पर्टिकुलर सीट पर। लेकिन जो दिक्कत है अनारक्षित की, अनारक्षित में मैंने आपसे फिर जिक्र करा कि अनारक्षित में आवश्यक नहीं है कहीं भी कि ओबीसी को ही टिकट दिया जाना चाहिए। तो नहीं है, लेकिन आप 35% तक टिकट देने की बात कोर्ट से भी मांग कर रहे थे, इसलिए ये सवाल है कि अब उस स्टैंड पर आप रहेंगे नहीं रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, उस स्टैंड से कहीं कोई हट नहीं रहा है। लेकिन मैं फिर वापस उसी चीज पर आऊंगी कि कैंडिडेट जीतने लायक होगा तो वो ओबीसी हो या कोई भी हो। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती है ना, या तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि हम ओबीसी कैंडिडेट में ही तलाशें अपने उम्मीदवार को, वो विनेबल है या नहीं है वो आपको देखना है। नहीं, हाँ नहीं, क्योंकि देखिए जो आरक्षण तय होना था वो तो हो गया, और उस आरक्षण में कई जगह पर कम भी आरक्षण मिला है ओबीसी को, तो वहां पर क्या आप ज्यादा कैंडिडेट अपने पार्टी स्तर पर देने के लिए तैयार हैं? क्योंकि पहले दावा यही था जब ये लग रहा था कि शायद बिना ओबीसी के ये चुनाव होने वाला है, तब दोनों पार्टियों ने बड़े बड़े दावे कर दिए थे। लोकेन जी, अब तो जब लॉटरी में टिकट पता चल गया कि कौन सी सीट पर कौन होगा, तो फिर तो डिसाइड हो गया ना, फिर वहां तो कोई संशय नहीं है। संशय सिर्फ इस बात का है कि क्या जहां पे अनारक्षित है वहां क्या होगा। तो वहां के लिए भी मैं फिर आपसे वही निवेदन कर रही हूँ कि क्या हमें ये तय करना आवश्यक है कि क्या हमें जीत भी चाहिए, क्योंकि चुनाव समर है, युद्ध है, और इस युद्ध में जीत का होना आवश्यक है, वरना हम लड़ाई लड़ क्यों रहे हैं। तो ये जो लड़ाई है इसमें जीतना तो बहुत आवश्यक है, और जीत के लिए फिर वही बात आपसे निवेदन करूंगी कि हमको विनेबल कैंडिडेट भी होना चाहिए, चाहे वो ओबीसी हो चाहे वो सामान्य श्रेणी का हो, तो सबको इक्वल मौका प्राप्त हो, इस बात का ध्यान रखना तो आवश्यक है। क्योंकि हर कार्यकर्ता जब काम कर रहा है और वो एबल है और उसने काम करा है और उसने अपने आप को प्रूव करा है, तो वो क्यों नहीं चाहेगा कि वो कैंडिडेट बने और वो चुनाव लड़े। ठीक है अभिनव जी, जो बीजेपी एक बड़ा मुद्दा बनाने के लिए तैयार है आने वाले समय में परिवारवाद को लेकर, आप कहते हैं कि इनकी पार्टी में भी परिवारवाद के नेता हैं, लेकिन फिर भी एक कड़ा संदेश यहां से इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष देकर गए हैं, और लग ऐसा रहा है कि मध्य प्रदेश में तो सीधे तौर पर आप घेरने वाले हैं इस मुद्दे को लेकर। आपको लगता है कि ये मुद्दा डेंट करेगा इस चुनाव में आप लोगों को, और खासकर अगर परिवार से टिकट दिए जाते हैं आपकी तरफ से, तो अभी बीजेपी का भी हमें देखना है कि इनकी तरफ से कितने टिकट मिलते हैं, लेकिन ये मुद्दा आपको लगता है कि डेंट कर सकता है आप लोगों को? देखिए, मैंने ये बात अभी शुरू में भी बोली थी, जिस तरीके से केंद्र में इनकी मंच साझा किया था जेपी नड्डा जी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, और राजमाता जी विजय राजे सिंधिया जी के वो पोते हैं, तो एक सबसे बड़ा परिवारवाद का उदाहरण तो वही है। उसके बाद आप देखेंगे अनुराग ठाकुर, उसके बाद आप देखेंगे पंकज सिंह, राजनाथ सिंह जी के बेटे, और उसी तरीके से आप मध्य प्रदेश में देखेंगे विश्वास सारंग जी, सुरेंद्र पटवा जी, दीपक जोशी जी, कैलाश विजयवर्गीय जी के पुत्र आकाश विजयवर्गीय जी, ये सारे उदाहरण परिवारवाद के बीजेपी में हैं। पूरी बातें मैंने आपको स्पष्टता से बताई है। तो नीति और नियत किसकी साफ है, ये साफ दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी में अभी जिस तरीके से भाजपा की प्रवक्ता जी ने बताया, यहां पर भी उन्होंने क्लियर स्टैंड नहीं बताया अपना कि हम ओबीसी को कितना टिकट देंगे, कैसे क्या करेंगे। उन्होंने बोला जो जरूरी होगा, मतलब यहां भी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन से शुरू हुई बात कंफ्यूजन पे ही खत्म की जा रही है कि उनको यह स्पष्ट नहीं पता है कि वो 35% टिकट दे की बात करने वाली भाजपा वो टिकट देगी भी कि नहीं देगी ओबीसी को। तो हम तो स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि 27% का आरक्षण की बात कमलनाथ जी ने की थी, और अगर हमें जरूरत होगी तो हम उससे ज्यादा भी दे सकते हैं ओबीसी वर्ग को। तो हम स्पष्टता के साथ जनता के मुद्दे उठाकर, जनता की परेशानियों को उठाकर, उसके साथ हर वर्ग को साथ कर, कांग्रेस पार्टी हर वर्ग के बारे में सोचती है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ओबीसी वर्ग को भी हमने पूरे तरीके से स्पष्ट होकर अपनी बात रखी है। तो भारतीय जनता पार्टी टोटल कंफ्यूज है। अभी जिस तरीके से आपने बताया, वो परिवारवाद की बात हो, चाहे वो टिकट बांटने की बात हो, हर जगह भाजपा की बात और स्टैंड उनका क्लियर नहीं है। मैं आखिरी रिएक्शन ले लेता हूं, क्लोजिंग कमेंट चैतन्य भट्ट जी। इस चुनाव में
सबसे बड़ा डिसाइसिव मूवमेंट अगर हम कहें तो वो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, स्थानीय मुद्दे हैं या फिर परिवारवाद? इनमें से कौन सा मुद्दा आपको लगता है कि सबसे हावी है और जनता के जहन में सबसे ज्यादा रहेगा? नहीं, देखिए, पिछले 2.5 वर्षों से नौकरशाही का राज है नगर निगमों में, पंचायत। जाहिर सी बात है कि जनता की बात सुनी नहीं जा रही। अफसर अपने हिसाब से, आईएएस अफसर अपने हिसाब से काम करते हैं। तो नगर निगम के जो चुनाव होते हैं या पंचायत के चुनाव होते हैं, वो निश्चित तौर पे स्थानीय मुद्दों पे होते हैं। सड़क है, बिजली है, पानी है और उनकी जो समस्याएं हैं, डेवलपमेंट की समस्याएं। तो मुझे लगता है कि परिवारवाद को देखिए, राजनीति में हर जगह है। किसी भी पार्टी को आप उठा के देखें, परिवारवाद से कोई भी पार्टी दूर नहीं है। ये बात जरूर है कि नड्डा जी ने कहा और उसको सेट करने में कितना वक्त लगता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि नगर निगम के चुनाव जो है निश्चित तौर पे स्थानीय मुद्दों पे होंगे, क्योंकि जी स्थानीय मुद्दे रह सकते हैं। इस समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं काम बढ़ा हुआ है इस वक्त राजनीतिक पार्टियों का और कशमकश चल रही है कि किसको टिकट दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए। एक को मिलता है तो दूसरा नाराज हो जाता है और यहीं पर सबसे बड़ी मुश्किल भी किसी राजनीतिक पार्टी की रहती है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।